अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। तो आज का टॉपिक जो है, जैसे आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा, द स्टडी प्रोसेस F1 वीज़ा फॉर यूएसए इज़ द सेम फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टूडेंट्स। तो आज का सारा टॉपिक और सारी बातें कमरे में ही रह के होंगी, हम लोग बाहर नहीं जा रहे। और जिसको अगर कुछ स्किप करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की सारी बातें जो हैं वो स्टडी से रिलेटेड, स्टडी प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या स्टेप्स होते हैं फॉलो करने के लिए, उसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। और मुझे अपने रूम की ये जगह काफ़ी खाली लग रही है, इसको हम फिलअप करेंगे किसी अच्छी सी पेंटिंग से। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को इससे कुछ लर्निंग को मिले और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के F1 स्टूडेंट वीज़ा क्या है, किस तरीके से। F1 इज़ दी कैटेगरी जो स्टूडेंट वीज़ा में या स्टडी वीज़ा में आप फॉल करते हो, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले कि आप देखते हो कि आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए। मास्टर्स के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ज़्यादा कि स्ट्रांग हो सकता है कि अगर आपका बैचलर्स के बाद थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी है तो दैट मैटर्स अ लॉट। और आप बैचलर्स के लिए कर रहे हो तो उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने सोच लिया अभी आपको बाहर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना है, और इसके लिए अब आप वर्किंग स्टार्ट करते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है। इसमें आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आपका वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हों। उसकी फ़ीस होती है मॉडरेट सी, वो आपको पे करनी पड़ती है और आप ये टेस्ट इजीली करवा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। चलो, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। अब आगे आते हैं दो तरीक़ाकार। या तो आप खुद अप्लाई कर रहे हो, ऑन दी अदर हैंड आप कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट ढूंढ रहे हो। अगर आपको कोई अच्छा एजुकेशनल कंसल्टेंट मिल जाता है दैट्स वेल एंड गुड, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। सारा प्रोसेस इट्स इजी, बट द थिंग इज़ कि एजुकेशनल कंसल्टेंट का जो आपको एज मिलता है, कोई भी एजुकेशनल कंसल्टेंसी है जिनकी सर्विसेज आप ले रहे हो, उनका एक ऑलरेडी लिंक होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। दैट मीन्स दे ऑलरेडी हैव अ ब्रिज। तो उनके थ्रू अप्लाई करना एज अ लिटिल बिट क्विकर देन कि आप अपने आप से अपने तौर पे आप अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करते हो कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप यूनिवर्सिटीज़ देखते हो कि ठीक है जी, ये मैंने करना है। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स करना है आईटी में या आपने बिजनेस मैनेजमेंट में करना है, आप उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी सर्च करते हो। और अगर आप एजुकेशनल कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हो तो उनके पैनल पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पैनल पे हैं, उसकी कोई फीस नहीं होती। लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो उनके पैनल पे नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एप्लीकेशन फ़ीस होती है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ की $50 होती है एप्लीकेशन फ़ीस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की $80 होती है एप्लीकेशन फ़ीस। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सबमिट करवानी पड़ती है। अब आपको एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका आइल्स। अब पाकिस्तान और इंडिया में ये है कि आइल्स के बाद आप टॉफल भी कर सकते हो, इंडिया में है कि डेलेंगो भी कर सकते हो। और समटाइम्स कंसल्टेंट आपको कहते हैं नहीं जी, अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। मे बी आपका प्रोसेस हो भी जाए और आपकी एप्लीकेशन लॉन्च भी हो जाए, लेकिन वो आप दैट डजंट मीन कि आप आइल्स के बगैर जा रहे हो। वो ये होता है कि फिर आपको यूएस में आके, क्योंकि आपने आइल्स नहीं दिया हुआ, यूएस में आके आपको एक पाथवे प्रोग्राम में जाना पड़ता है। उस पाथवे में एक प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने पड़ते हैं जो कि सेम एज आइल्स ही होते हैं, कि आप वो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर आप अपनी मेन डिग्री पे आते हो, तो जो कि मोर कॉस्टली होता है कि आप आइल्स दे दो। आइल्स की फ़ीस आप इंडिया या पाकिस्तान से करोगे तो डिफरेंट होगी, यहाँ पे आके आप एडिशनल सब्जेक्ट्स की फ़ीस दे रहे हो जो कि ज़्यादा होगी। तो आई रिकमेंड टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग एंड टू इंस्टेड ऑफ पेइंग द लॉट ऑफ फीस जो कि आप पाथवे में दोगे, आप पाकिस्तान या इंडिया में हो तो वहीं से आइल्स, डुओलिंगो या टॉफल जो भी आप कर सकते हो उसको करके उसको आप अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर दें। चलें जी, एप्लीकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स गए, आपका आइल्स किया, आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि जहाँ जहाँ पे एडमिशन हो उतने पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में से कर दिया अप्लाई।
अब ये होता है कि आप वेट करते हो तो 2 to 3 वीक्स, अब आपको आता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफ़र लेटर, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, आपको ऑफ़र लेटर आ गया। ऑफ़र लेटर में क्या होता है, अब उसमें अगर उनको मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हों तो वो मांगते हैं। समटाइम्स जो होता है कि जब आप एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे होते हो तो उसी में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करते हो। अब बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैंक स्टेटमेंट आप जो भी प्रोग्राम आप जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उस प्रोग्राम की फर्स्ट ईयर की फ़ीस प्लस आपके फर्स्ट ईयर के पूरे रहने का खर्चा, उसको प्लस करके जितनी अमाउंट बनती है उतनी आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। उसका मकसद यही है कि आप यहाँ पे आके इस कंट्री पे किसी पे बोझ नहीं बन रहे, आपके पास पहले पूरे 1 साल के एजुकेशनल प्लस रेजिडेंशियल एक्सपेंस हैं जो आप बियर कर सकते हो, उतने ही की आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट ईयर की पूरी फीस चल रही है $15,000, एक सेमेस्टर की अगर जा रही है और आपकी फर्स्ट ईयर की फीस बन गया अराउंड $20,000 और इतना ही खर्चा आपका रहने का आ रहा है, दैट मीन्स 20 + 20 $40,000 की आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी। और समटाइम्स एप्लीकेशन लॉन्च करने के टाइम पे आप नहीं देते, जैसे ही ऑफर लेटर आता है तो फिर उसमें आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं कि आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, आपके गार्डियंस, आपके पेरेंट्स, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आप बैंक स्टेटमेंट शो करते हो। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। हाँ जी, ऑफर लेटर आ गया, आपने बैंक स्टेटमेंट भी शो कर दी, आपके वो प्रोफेसर्स के लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मांग सकते हैं, वो भी आपने प्रोवाइड कर दिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की आपका मीडियम ऑफ जो था लर्निंग इन द प्रीवियस डिग्री वो इंग्लिश में था, एजुकेशन का वो भी आपने प्रोवाइड कर दिया, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोवाइड कर दी। फिर आपसे वो लेटर मांगते हैं कि हाँ जी आप यूएस में ही आगे पढ़ना क्यों चाहते हैं, तो फिर उस लेटर में आप खुद से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हो कि जनाब मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, इनका वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, स्कोप ऑफ लर्निंग काफ़ी है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। वो भी आपने लेटर दे दिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए। अब आप वेट कर रहे हो अपने I-20 लेटर का। I-20 लेटर पे क्या कुछ होता है, उसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल्स, आपके नेम, आपकी SEVAS नंबर, आपकी डिग्री कौन सी है, उसका एक्सपेंस कितना है, वो किस साल से लेकर किस साल तक होगी, ये सारी डिटेल्स जो होती हैं वो आपकी I-20 लेटर पे होती हैं। और उस पे आपके DSO के सिग्नेचर्स भी होते हैं। उसके बाद उसके एंड पे एक स्पॉट बना होता है जिस पर आपके भी सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी आप सिग्नेचर करते हैं। इशू हो गया, अब आपने फीस सबमिट करवानी है। वो जो मैं आपको CEVAS नंबर बता रहा हूँ वो आपके I-20 लेटर पे होगा, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसकी फ़ीस जो होती है $320 होती है। कुछ लोग उसको I-20 फ़ीस भी कहते हैं, कुछ लोग उसको SEVAS नंबर फ़ीस भी कहते हैं। वो आपको जो है वो सबमिट करवानी होती है। उसके बाद आपको मेल में फेडेक्स के ज़रिए यूनिवर्सिटी मेल करती है, जो कि आपको आपके घर पे I-20 लेटर आपका रिसीव होता है। फीस जमा हो गई, आपको I-20 लेटर रिसीव हो गया। नाउ इज द नेक्स्ट स्टेप। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है DS-160 फॉर्म। ये फॉर्म होता है अराउंड 10 to 15 पेजेस का। इस पे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आप उनको प्रोवाइड करते हो, आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आपके सोशल अकाउंट्स की डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईच एंड एवरीथिंग उस पर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। 10 से 15 पेजेस का ये फॉर्म होता है। एंड मेक श्योर कि उस फॉर्म पर जो जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करो वो बिल्कुल ठीक हो और उसमें किसी किस्म का कोई एरर ना हो। और इसी की फ़ीस फिर होती है DX-160, इसकी फ़ीस भी होती है $160। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फॉर्म्स को कंप्लीट करने के बाद 4th नंबर पे आप आते हो स्टेप पे, जो कि होता है आपका वीज़ा स्केजुअल इंटरव्यू। इसके लिए आपको डेट देखनी पड़ती है आपके एम्बेसी में कि किस एम्बेसी में आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए और कौन सी डेट जो है वो अवेलेबल है। जो DS-160 है इसकी भी फीस आप बैंक में जाके जमा करवाते हो, आपको एक चलान फॉर्म इशू होता है। और I-20 और DS-160 ये 2 फॉर्म्स हैं जो आपको फीस पहले देनी पड़ती है। I-20 की $350 और DS-160 की $160। कुछ इसको वीज़ा इंटरव्यू फ़ीस भी कहते हैं, DS-160 फ़ीस भी कहते हैं। सो इट्स द सेम थिंग। उसके अलावा
समटाइम्स ऐसा होता है कि वीज़ा इंटरव्यू से पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड करती हैं कि आप $2000 और $3000 डिपॉजिट करवाएं एज एडमिशन फ़ीस। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये भी सिचुएशन होती है कि आप पहले वीज़ा इंटरव्यू क्लियर कर लो और अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है देन आप फीस सबमिट करवाओ। उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं सही से नहीं गया, आपको वीज़ा नहीं इशू हुआ, तो आपकी वो जो फ़ीस आपने पहले जमा करवाई होती है वो ज़ाया नहीं जाती। तो इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ही आपको यूनिवर्सिटीज़ की आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। सो आई सजेस्ट टू गो फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़। आपने वीज़ा इंटरव्यू स्केड्यूल कर लिया। अब 5th नंबर पे स्टेप आता है वीज़ा इंटरव्यू जाने का। तो अब आपने पूरे प्रोसेस को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप, सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, गेट द ऑफर लेटर्स एंड एक्सेप्टेंस लेटर विच इज़ कॉल्ड I-20। सेकेंड, आप SEVAs पे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हो और आप $350 के पे करते हो। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, आप DS-160 फॉर्म फिल करते हो और प्लस आप फोर्थ स्टेप पे जाके वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी आप फाइल करते हो जिसकी फ़ीस होती है DS-160 वीज़ा इंटरव्यू $160 और फिफ्थ स्टेप पे आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हो। ये सारा प्रोसेस जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी, इसके अलावा कोई भी कंसल्टेंट आपको ये कहे कि आप मुझे $500 पहले एडवांस जमा करवाएं तो $200 बाद में जमा करवाएं, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ऐसे किसी भी स्कैम में आपने नहीं आना। जैसे मैंने आपको बताया, आप 2 तरह की फ़ीस सबमिट करते हो, एक I-20 की $350, एक DS-160 की $160। वो भी आप बैंक में या ऑनलाइन खुद सबमिट करते हो, वो भी आप किसी कंसल्टेंट को नहीं देते। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप ऐसे किसी चक्कर में ना आए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो भी आप ऑनलाइन खुद सबमिट करवाते हो। अदर दैन दैट, जितनी भी एक मॉडरेट सी अमाउंट जो कंसल्टेंट चार्ज करते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, वो डिपेंड करता है कि क्या चार्ज करें। उसके अलावा अगर आपको कोई अच्छी खासी अमाउंट कहते हैं कि जी आप 50,000 पहले जमा करवाएं या 80,000 पहले जमा करवाएं, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता। कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ रिक्वायर नहीं करती। तो मेक श्योर इन चीज़ों से आप बचिएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए ज़रूर किसी न किसी तरह से हेल्प आउट ज़रूर रहेगी। आपको कुछ ना कुछ इस बारे में नो हाउ ज़रूर मिली होगी मुझसे। तो इसके अलावा अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कौन सी स्टेट्स अच्छी हैं जहाँ पे आप अप्लाई करो और यहाँ पे आने के बाद का क्या सिनेरियो होता है, वर्किंग आवर्स का, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जॉब्स का, रेजिडेंस का, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट लेट मी नो। आप इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसमें मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे एंड से इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप कीजिएगा, मुझे भी इससे इंकरेजमेंट होगी। उनके माइंड में कोई क्वेश्चन आया हो, कोई ऐसी चीज़ जो मैं स्किप कर गया हूँ और आप लोग पूछना चाहते हो, जस्ट लेट मी नो in the comment section or you guys can message me on my Instagram। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं। Till then, take care, God bless you, bye bye।